हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। इसके पहले हमने दो मैथ्स के क्लास किए थे। आज हम लोग इंग्लिश के क्लास करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे एरर डिटेक्शन, एसएससी में आए हुए एरर डिटेक्शन और उसके रिलेटेड ग्रामर्स के रूल। आज हम लोग कुछ कुछ सीखेंगे। मैं हूँ अर्नब मजूमदार, सिलेक्टेड इन IBACIO, एसएससी, CGL, CHSL, रेलवेज। ये सब एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैंने पढ़ाना शुरू किया है। 2 लेक्चर्स मैथ्स के हो गए हैं। आप उसको चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज है इंग्लिश का क्लास शुरू करने वाले हैं। जो लोग मेरे पेड कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे इस ईमेल आईडी पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स एंड क्लासेस का डिटेल्स देते रहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये सब एरर करेक्शन CGL 2021, मतलब जिसका एग्जाम अप्रैल मंथ में 2022 में हुआ है, उसी से मैंने सारे एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हूँ। तो सारे हम एरर डिटेक्शन करेंगे इस सेशन में, और इसके बाद वाला सेशन में 2 सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 80 सवाल होंगे, तो उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। হ্যাঁ, অনলাইনে ব্যাচ হওয়ার কথা শুরু হয়েছে। এবার অনলাইনে তো হবেই, অনলাইনে ব্যাচ তো হবেই, আর অফলাইনে ব্যাচ করার কথাও ভাবছি আমার লোকালিটিতে। অনলাইন তো অবশ্যই হবে, অনলাইন কন্টিনিউ থাকবে। तो फर्स्ट क्वेश्चन হচ্ছে नो वन वेयर प्रेजेंट। এগুলো ये सब आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ आपको शायद इजी लगेंगे, कुछ आपको आता होगा, कुछ आपको नहीं आता होगा। तो सारे सवालों को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और मैं बोल दूं, मैं कोई इंग्लिश ऑनर्स BA MA मैंने नहीं किया हुआ है। मैंने इंग्लिश जस्ट सीखा है और उसी से मेरा जिस प्रोसेस में मेरा इंग्लिश में CGL मेंस में 186.5 मार्क्स आए, उसके बाद वाला CGL 2021 में 183 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। जिस प्रोसेस में आए हैं, जैसे मैंने सीखा वैसे ही आपको कराऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नो वन वेयर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। नो वन वेयर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। आप बताइए इसमें एरर कौन से वाले पार्ट में है। आप मेरे साथ आंसर करते रहिए। आप लोग कमेंट में अपना आंसर लिखिए, कौन सा वाला पार्ट में एरर है। आप लोग प्लीज आंसर लिखिए, मतलब ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे मत लिखिए। आप ऑप्शन लिखिए, नो वन वेयर, नो एरर, प्रेजेंट व्हेन, एंटर्ड द हॉल, ऐसे करके ऑप्शन लिखिए। तो नो वन वेयर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे नो वन वेयर, नो वन क्या है, नो वन एक क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। नो वन, एवरीवन, एनीवन, ये सब है सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, इसलिए नो वन वाज होगा। नो वन वाज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। तो नो वन वेयर ये वाला गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नो वन वाज होगा। नो वन, एवरीवन, एनीवन, इसके बाद ऑब्वियसली ऑलवेज क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। हाँ, ऐसे ऑप्शन लिखो, अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो बताया आप लिख लो, नो वन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरी ईच वन, ये सब जो है मैंने जो बोला, उसके बाद ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। आपको नहीं पता है तो आप लिख लो, जो भी नहीं पता होगा आप लिख लेना, ठीक है। सबको सब मालूम नहीं होता है तो आप लिख लेना। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन, it was the very well directed film and we enjoyed it। इसमें गलती क्या है, इसमें रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग कौन सा पार्ट है,
एरर कौन से वाले पार्ट में है? हाँ, इसमें कौन सा वाला होगा? ये वाला पार्ट गलत है। इट वॉज दी वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म नहीं होगा, इट वॉज ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। ये बहुत ही एक वेल डायरेक्टेड फिल्म है, एक होगा यहाँ पे। इट वॉज ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। तो दी नहीं होगा। दी कहाँ पे होता है? दी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में होता है। कोई स्पेसिफिक मैटर को हम जब डिक्टेट करते हैं तो तब वहाँ पे दी होता है। और जो सन मून जो एकलौता ऑब्जेक्ट होता है, स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, यूनिक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम दी यूज करते हैं। ठीक है, तो इट वॉज ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, ये बहुत ही एक अच्छा वेल डायरेक्टेड फिल्म था, ऐसा समझ में आता है। इसीलिए इट वॉज ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म होगा। तो ये वाला पार्ट में गलती, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Next question. If the economy fails this year, it reflect badly on the government. If the economy fails this year, it reflect badly on the government. कौन से वाले में गलती है? कौन से वाले में एरर है इसमें? हाँ, करेक्ट। If the economy fails this year, it will reflect. ये it reflect नहीं होगा, it reflect नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे इट रिफ्लेक्ट्स भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। ये कंडीशनल फ्रेज है। हम लोग क्या बोलते हैं? इफ इट रेन्स, हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा करके मैं लिख देता हूँ। हाँ, इफ इट रेन्स हम ऐसे लिखते हैं, इफ इट रेन्स we shall not go to school, ऐसे लिखते हैं ना। if it rains we shall not go to school। if it rains मतलब if it rains ऐसे फ्रेज रहेगा। ये फर्स्ट वाला फ्रेज जो होगा कंडीशनल फ्रेज, ये प्रेजेंट टेंस में होगा। तो बाद वाला टेंस ऑलवेज क्या होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। if it rains we shall not go to school, ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? If the economy fails this year, if the economy fails this year, it will reflect badly on the government। अब देखो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। If the economy fails, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे will होगा। It will reflect badly on the government। तो ऑप्शन 2 इज दी, ना कहाँ पे है? हाँ हाँ, ऑप्शन 2 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रीप ओपन ए टॉय। ठीक है, आसान सवाल है, कुछ आसान होगा, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रीप ओपन ए टॉय। तो मैंने क्या बोला? एवरीवन, ईच वन, ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे एवरी क्यूरियस चाइल्ड मतलब हर एक क्यूरियस चाइल्ड को वो समझा रहा है। मतलब ये क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा? वांट नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वांट्स होगा। यहाँ पे क्या होगा? वांट्स। यहाँ पे होगा वांट्स। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट्स टू रीप ओपन ए टॉय। क्लियर? तो ये वांट वाला पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? यहाँ पे कौन से वाले में एरर है? यहाँ पे एरर है ये वाला पार्ट में, बेक। डीड के बाद डीड है, उसके बाद बेक नहीं होगा। डीड यू बेक, डीड यू बेक होगा, बी ए के ही होगा ओनली। ठीक है, बी ए के ही होगा, बेक। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? बेकिंग तो पता है आपको मीनिंग। तो डीड यहाँ पे बोल दिया है, डीड है यहाँ पे, तो इसके बाद डिड यू के बाद क्या होगा? वर्ब का नॉर्मल जो V1 फॉर्म आता है, प्रेजेंट टेंस आता है, वो होगा डिड यू। इसके बाद डिड, यहाँ पे ऑलरेडी डिड है पास्ट टेंस में, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? वर्ब का प्रेजेंट टेंस होगा। डिड यू बेक, B-A-K, डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? तो यहाँ पे बेक्ड वाला पार्ट में एरर है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे और एक एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ पे और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे?
ऐसे हम बोल सकते हैं डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड बोल दिया इसीलिए गो का क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। डिड यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ऐसा नहीं होता, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पे डिड के बाद जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होता है, डिड के बाद क्या आता है, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म आता है, प्रेजेंट टेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, did you recall to meet her at the party last night, did you recall to meet her at the party last night, इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है, do you recall to meet, यहाँ पे recall के बाद to meet नहीं होगा, to meet क्या है, to meet एक infinitive है। तो दो तरह का वर्ब होता है, to मतलब infinitive होता है जिसमें रहता है to प्लस वर्ब रहता है, और एक तरह का होता है जिरंड, ठीक है, यहाँ पे जिरंड आएगा, क्लियर। यहाँ पे टू मीट नहीं होगा, डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, ये होगा डू यू रिकॉल मीटिंग, यहाँ पे सिर्फ मीटिंग आएगा, डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, रिकॉल के बाद जिरंड फॉर्म आएगा, डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। और एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि आई अवॉइड गोइंग टू मार्केट ऑन वीकेंड्स, ऐसे बोल सकते हैं, आई अवॉइड गोइंग टू मार्केट, आई अवॉइड टू गो नहीं होता है, हम क्या लिखते हैं, आई अवॉइड गोइंग टू मार्केट ऑन द वीकेंड्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं अवॉइड गोइंग। अवॉइड के बाद जो गोइंग होता है मतलब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, उसको हम जिरंड बोलते हैं, ठीक है। तो डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, ये होगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, रिकॉल टू मीट नहीं होगा, रिकॉल मीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलिडे, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलिडे, इसमें एरर क्या है, इसमें एरर क्या होगा, वी स्टेड, ये वाला पार्ट में एरर है, ये वाला पार्ट में एरर है, वी स्टेड एट जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलिडे। हम जब एट कहाँ लिखते हैं, एट प्रीपोजिशन होगा, यहाँ पे इन नहीं होगा, हम कहीं पे थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, ठीक है, कहीं पे मतलब बहुत ही शॉर्ट समय के लिए स्टे करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एट। वी स्टेड एट जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलिडे, तो इन जिम्स फ्लैट नहीं होगा, वी स्टेड एट मतलब ऑन हॉलिडे, हॉलिडे एक दिन के लिए हम वहाँ पे ठहरे थे, एक दिन के लिए मतलब शॉर्ट स्टे हुआ, तो शॉर्ट स्टे के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, इन नहीं यूज करते, ठीक है। वी स्टे, जैसे कि हम लोग कोई छोटा प्लेस की जगह एट यूज करते हैं, और बड़े शहर जब बोलते हैं तब उसको इन बोलते हैं, इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और छोटे शहरों के लिए, छोटे प्लेस के लिए एट यूज करते हैं, वैसे ही थोड़े देर के लिए ठहरने के लिए हम एट यूज करेंगे। तो वी स्टेड एट जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलिडे, तो एट जिम्स फ्लैट होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, he allowed his son to drive but he warned him of the danger, इसमें एरर क्या है, यहाँ पे बोला है देखो, he allowed his son to drive, he allowed यहाँ पे क्या है, past tense है, his son to drive but he warned him, तो यहाँ पे present tense कैसे आएगा, he allowed his son to drive but he warned, यहाँ पे warned होगा, WARNED, warned, he allowed, उसने allow किया था, पास्ट टेंस बोल रहा है, बट ही वार्नड हिम ऑफ द डेंजर, बट उसने वार्न भी किया था, ठीक है। तो अलाउड यहाँ पे है, तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे जरूर पास्ट टेंस ही आएगा, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्नड हिम ऑफ द डेंजर, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, इसमें क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, नो सूनर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, नो सूनर जब भी रहेगा, नो सूनर डॉट डॉट डॉट, नो सूनर के साथ क्या जाता है, देन जाता है,
नो सूनर के साथ देन जाता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है, ठीक है। स्कार्सली, जिसको पता नहीं होगा लिख लेना, स्कार्सली के साथ व्हेन होता है। नो सूनर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन है, यहाँ पे THEN, देन तो नहीं होगा, यहाँ पे देन होगा, यहाँ पे देन होगा। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, देन होगा यहाँ पे गलती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे हार्डली डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग व्हेन द मदर, हार्डली, यहाँ पे डिड होगा, हार्डली हैड होता, ठीक है, हार्डली हैड और डिड होता, तो हार्डली अगर रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता, व्हेन होता। स्कार्सली अगर होता फर्स्ट में, तो बाद में क्या होता, व्हेन होता। तो स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, ठीक है। यहाँ पे नो देन लिखा है THEN, वो नहीं होगा, देन होगा। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला गलत है, देन, यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। जितना भी गलती हो रहा है सब में -0.5 होगा, -0.5 होते जाएगा, ठीक है। इंग्लिश आसान है, सब करके आते हैं, बट उसके बाद आंसर की आने के बाद बहुत सारे गलती हो जाता है, इसलिए स्कोर कम जाता है, तो उतना भी आसान नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल नहीं होगा, यहाँ पे होगा टेकिंग द ट्रबल। इट इज नॉट वर्थ टेकिंग द ट्रबल, यहाँ पे टेकिंग होगा, ठीक है, टेकिंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। इट इज नॉट वर्थ टेकिंग द ट्रबल। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि दो गलत हो, ऐसे क्वेश्चन में SSC मतलब उस क्वेश्चन में सबको मार्क्स दे देता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, हमारे मेंस में भी था, बहुत सारे शिफ्ट में रहता है, तो वो एम्बिगुअस क्वेश्चन और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में सबको मार्क्स दे देते हैं। इट इज नॉट वर्थ टेकिंग द ट्रबल, तो यहाँ पे हैविंग द ट्रबल, ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the recently hike in the price of petroleum products will hit household budgets severely। यहाँ पे recently hike नहीं होगा, यहाँ पे the recent hike होगा, recent, यहाँ पे recent होगा। तो ये जो मुझे पता चल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है कि recently से recent कैसे होगा, ये आपको ग्रो करना है कैसे, रीडिंग हैबिट से। रीडिंग हैबिट्स बनाओगे तो जब हर जगह ऐसे ही पढ़ोगे, the recent hike, द रिसेंट इंक्रीज, ऐसे ही पढ़ोगे, जब ऐसे पढ़ोगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तब आप जब भी देखोगे द रिसेंटली हाई, तो रिसेंटली में आपको लगेगा ये तो कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़, यही पे आपको लग जाएगा कि यहाँ पे गड़बड़ है। आपको जब लगेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये आप ठीक कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत रीडिंग हैबिट्स बनाने पड़ेंगे। आप रीडिंग हैबिट्स बनाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, तब आपको इंग्लिश का रीडिंग हैबिट्स आएगा। तो दी रिसेंटली हाइक से रिसेंट, ये तो कोई ग्रामर का रूल, ऐसे तो मुझे पता नहीं कि ग्रामर का रूल एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रट्टा मार के आप पता चल सके आपको कि रिसेंटली हाइक नहीं रिसेंट हाइक होगा। ये कैसे पता चलता है, आपका रीडिंग हैबिट से। आपका माइंड आपको बोल देगा ये दी रिसेंटली हाइक गलत होता है, रिसेंट हाइक ठीक ठाक लग रहा है। इसलिए रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउसहोल्ड बजट सीवियरली, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंट होगा, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो रीडिंग हैबिट्स बनाओ तो अपने आप एरर फाइंडिंग में आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको अलग से दिख जाएगा कि कौन सा पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन। यहाँ पे देखो प्रीसीड्स के बाद, यहाँ पे प्रीपोजिशन है बिफोर, प्रीसीड्स के बाद बिफोर नहीं होता, ठीक है। प्रीसीड्स के बाद कभी भी बिफोर नहीं होता, ये सुपरफ्लुअस है। योर नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट, ये है करेक्ट आंसर। योर नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट। जिसने भी गलत किया सबके 0.5 माइनस हो गए, तो प्रीसीड्स बिफोर माइन ये वाला करेक्ट आंसर है। मैं कुछ बोल देता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है बोलने लायक। प्रीसीड्स और प्रीसीड के बाद बिफोर नहीं आता, ठीक है। प्रीसीड के बाद बिफोर नहीं यूज होगा। उसके बाद और भी है
सक्सीड, सक्सीड के बाद आफ्टर नहीं होगा, सक्सीड के बाद आफ्टर नहीं होगा। ये सब प्रीपोजिशन का खेल है। प्रीसीड के बाद बिफोर नहीं बैठेगा, सक्सीड के बाद हम लोग आफ्टर नहीं यूज करते। ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फॉर नहीं यूज होता, ठीक है। हम नहीं बोल सकते कि आई ऑर्डर्ड फॉर ए पिज्जा, आई ऑर्डर्ड फॉर ए पिज्जा इन द रेस्टोरेंट, ऐसे नहीं बोलते। आई ऑर्डर्ड ए पिज्जा इन द रेस्टोरेंट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर के बाद फॉर नहीं होगा, ऑर्डर होगा सिर्फ। उसके बाद और क्या है, पिक अप द क्वारल, पिक अप द क्वारल नहीं होता, पिक द क्वारल होता है, पिक द क्वारल होता है, पिक अप द क्वारल गलत है, पिक द क्वारल करेक्ट मतलब फॉर्म है। और क्या है, रिजाइन फ्रॉम, रिजाइन फ्रॉम नहीं होता, रिजाइन होता है। आई रिजाइन द जॉब, आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब नहीं होगा, आई रिजाइन द जॉब, आई रिजाइन द जॉब होगा, ठीक है। रिजाइन के बाद फ्रॉम नहीं होगा। उसके बाद रिजेंबल्स टू, रिजेंबल सॉरी रिजेंबल, रिजेंबल के बाद टू नहीं होगा, रिजेंबल के बाद टू नहीं होगा, रिजेंबल ओनली होगा, ओनली रिजेंबल होगा, ठीक है। रिजेंबल्स होगा, रिजेंबल और रिजेंबल्स होगा। रिजेंबल के बाद हम लोग टू यूज नहीं करते और कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज करते। रिजेंबल के बाद विथ टू कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा, रिजेंबल एक अकेला बैठेगा, अकेला आएगा। रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। उसके बाद डिस्कस अबाउट, डिस्कस, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं होगा, डिस्कस ओनली होगा। वी हैड डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, we had discussed about the problem नहीं होगा, we had discussed the problem और we discussed the problem ऐसे करके होगा। we discussed the problem, we discussed deep about the problem कभी नहीं होगा। discuss के बाद about नहीं बैठेगा। उसके बाद enter के बाद in नहीं होगा, enter के बाद in नहीं होगा, enter के बाद in नहीं होगा, ठीक है। enter के बाद in नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ओनली enter लिखते हैं। तो यही सब है, ये कुछ बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। प्रीसीड के बाद बिफोर नहीं होगा, सक्सीड के बाद आफ्टर नहीं होगा, ऑर्डर के बाद फॉर नहीं होगा, पिक अप द क्वारल नहीं होगा, पिक द क्वारल होता है। रिजाइन के बाद फ्रॉम नहीं होगा, रिजेंबल के बाद टू और विथ नहीं होगा, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं होगा, एंटर के बाद इन नहीं होगा, ठीक है। द आर्मी एंटर्ड द बॉर्डर होगा, द आर्मी एंटर्ड इन द बॉर्डर नहीं होगा, ठीक है। एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं, एंटर द बॉर्डर होगा। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब करेक्ट फॉर्म्स है, ठीक है। ये सब करेक्ट फॉर्म्स है, करेक्ट करेक्ट फॉर्म है सब। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। इसमें गलती क्या है, इसमें एरर कौन से वाले पार्ट में है? ही वॉज लेट फॉर द स्कूल एंड पनिश्ड। यहाँ पे देखो ही वॉज लेट है, ही वॉज लेट है तो एंड मतलब कंजंक्शन, एंड मतलब कंजंक्शन के बाद भी क्या होगा, वॉज पनिश्ड होगा। दो सेंटेंस है यहाँ पे छोटा छोटे, ही वॉज लेट फॉर द स्कूल एंड पनिश्ड। तो एंड के पहले एक सेंटेंस है उसमें है ही वॉज लेट फॉर द स्कूल, वॉज लेट। यहाँ पे भी क्या होगा, एंड के बाद was punished, and he was punished, he was late for the school and he was punished, clear। तो एंड के बाद punished गलत है ये वाला पार्ट, तो ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। इसमें गलत क्या है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे मीनिंग ये ऐसा आ रहा है कि मेरा घर मेरे सिस्टर से ज्यादा स्पेसियस है, ऐसा तो नहीं होगा। मीनिंग क्या है, अल्टीमेटली मीनिंग क्या है, मेरा घर मेरे सिस्टर के घर से ज्यादा स्पेसियस है। तो यहाँ पे क्या होगा, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर्स, देन माई सिस्टर्स, क्लियर। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर्स, मेरे सिस्टर के घर से ज्यादा स्पेसियस है, मेरे सिस्टर से ज्यादा मेरा घर स्पेसियस नहीं है,
क्लियर, मेरे सिस्टर के घर से मेरा घर स्पेसियस है, तो माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर्स। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छा ये आपको आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारे मॉक टेस्ट देते रहो, आप अपना गलती देखो कहाँ पे हो रहा है, ऐसे गलतियों से सीखते सीखते आपको मतलब इंग्लिश आ जाएगा, आपका मतलब स्कोर इंक्रीज होगा एसएससी में। अल्टीमेटली आपको स्कोर करना है, तो गलती से ही आप सीखेंगे और उससे ही आप नेक्स्ट एग्जाम में स्कोर ज्यादा अच्छा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। यहाँ पे इट वाज अ सरप्राइजिंग, ये देख के कैसा कैसा लग रहा है, ये पढ़ते वक्त ही कैसा कैसा लग रहा है, ये कैसा कैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब आपको इंग्लिश का रीडिंग का हैबिट हो जाएगा तब आपको लगेगा ये गलत है। इट वाज अ सरप्राइज टू रिसीव द गिफ्ट, यहाँ पे सरप्राइज होगा, इट वाज अ सरप्राइज, इट वाज ए सरप्राइज टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। क्लियर, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे एरर है। द फिशरीज सेक्टर, the fisheries sector have grown significantly in the last 1 year. The fisheries sector have grown significantly in the last 1 year. यहाँ पे फिशरीज सेक्टर बोला है, दी फिशरीज सेक्टर, ये तो एक ही सेक्टर हुआ ना, दी फिशरीज सेक्टर मतलब एक ही सेक्टर बोल रहा है, एक ही यूनिट मतलब सिंगल चीज को समझा रहा है, सिंगल चीज को ये इंडिकेट कर रहा है, दी फिशरीज सेक्टर, तो ये थोड़ी ना प्लूरल है, फिशरीज सेक्टर तो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दी फिशरीज सेक्टर हैज, यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा, दी फिशरीज सेक्टर हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 year, तो ऑप्शन 4 is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, My older brother which you will meet later is a dentist. My older brother which you will meet later is a dentist. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओल्डर, ये जो ओल्डर है ना ये गलत है, क्योंकि ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, ब्रदर क्या है, ब्लड रिलेशन है, ब्लड से रिलेटेड है मेरे, ब्रदर सिस्टर ये सब क्या है, ब्लड रिलेशन है मेरा, तो ब्लड रिलेशन के टाइम हम लोग जब मतलब ज्यादा सीनियर और जूनियर समझाते हैं तब उसको एल्डर, सीनियर के टाइम एल्डर यूज करते हैं, ओल्डर यूज नहीं करते, माई एल्डर ब्रदर होगा, ओल्डर जब नॉन ब्लड रिलेशनशिप होता है, ब्लड रिलेटेड नहीं होता, तब हम ओल्डर यूज करते हैं। अब और जब आपका ब्लड रिलेशन होता है तब हम उसको ओल्डर की जगह एल्डर यूज करते हैं, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर व्हिच यू विल मीट लेटर इज ए डेंटिस्ट, तो ओल्डर ये वाला गलत है, माई एल्डर ब्रदर होगा। और यहाँ पे आप व्हिच भी बोल सकते हैं, व्हिच की जगह whom भी हो सकता था, ठीक है, माई एल्डर ब्रदर whom you will meet, क्लियर, बट यहाँ पे माई ओल्डर ब्रदर ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा गलत लग रहा है, इसीलिए ऑप्शन मतलब 3 को आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनसीजनल रेन कॉज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। द अनसीजनल रेन कॉज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, इसमें गलती नहीं है, ये नो एरर होगा, इसमें कोई गलती दिख नहीं रहा है, कभी कभी नो एरर भी रहता है एसएससी के क्वेश्चन में, हर वक्त एरर ढूंढना मतलब ठीक नहीं है, हर वक्त हर क्वेश्चन में एरर होगा, हर एरर करेक्शन में एरर होगा ही होगा, ऐसा कोई मतलब श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो नो एरर भी हो सकता है, तो यहाँ पे नो एरर होगा। द अनसीजनल रेन कॉज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एंटीक को ना देखें, एंटीक को हम इग्नोर करें तो क्या होगा, डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, तो आपको ठीक लग रहा है ये पढ़ने में, डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, नहीं लग रहा है ना, ठीक, क्यों, यहाँ पे एक आर्टिकल का मिसिंग है, यहाँ पे होगा ए डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, ए डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, ऐसा अगर हम पढ़े तब आपको ठीक ठाक लग रहा है पढ़ने में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंटीक डायमंड नेकलेस नहीं होगा, एन एंटीक डायमंड नेकलेस, यहाँ पे एक आर्टिकल का आपका मिसिंग था, एन एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ये इस पार्ट में गलती थी, एरर था। आप
लोग मेरे साथ कर रहे हैं ना? Next question. She persisted to doing what she wanted despite opposition. She persisted to doing what she wanted despite opposition. Persisted मतलब क्या है? मतलब वो लगे रही है, मतलब लगे रहना, persisted. persisted के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, persisted on. persist के बाद on होता है, to नहीं होता. persist के बाद on होता है, persist के बाद फिक्स प्रीपोजिशन, persist के बाद हमेशा on आता है. ये आप नोट कर लो अगर नहीं पता है. She persisted on doing what she wanted despite opposition. तो यहाँ पे to वाला पार्ट ये गलत है. She persisted on होगा. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. मतलब डटे रहना, ऐसा समझाता है persisted on, डटे रहना. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is too grave sin to be pardoned. This is too grave sin to be pardoned. टू ग्रेव सीन, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक आर्टिकल का मिसिंग है. यहाँ पे होगा टू ग्रेव ए सीन. टू ग्रेव ए सीन. क्लियर? सीन मतलब पाप, ठीक है. सीन मतलब पाप, ठीक है. ग्रेव मतलब बहुत ही, मतलब डीप, बहुत ही गंभीर. तो दिस इज टू ग्रेव ए सीन टू बी पार्डन. या ये हम लोग बोलते हैं दिस इज टू ग्रेव ए सीन टू बी पार्डन. सिमिलरली हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं दिस इज टू हेवी, दिस इज टू हेवी ए बॉक्स टू मूव. ऐसे भी हम लिखते हैं दिस इज टू हेवी ए बॉक्स टू मूव. मतलब बॉक्स इतना ही भारी है कि हम उसको हिला नहीं सकते. तो यहाँ पे क्या है? ए लिखना पड़ेगा. दिस इज टू हेवी ए बॉक्स टू मूव. ये ए कहाँ पे आएगा? ये जो एडजेक्टिव है टू और टू, इन दोनों के बीच में देखो एक एडजेक्टिव है हेवी. हेवी क्या है? एक एडजेक्टिव है. और बॉक्स क्या है? बॉक्स एक नाउन है. तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ये आर्टिकल आएगा. दिस इज टू हेवी ए बॉक्स, दिस इज टू हेवी ए बॉक्स टू मूव. ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसीलिए ये आएगा. ये कैसे पता चलेगा? आप रीडिंग हैबिट बनाने पड़ेंगे. आप जितना रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ए एक मिसिंग है, एक आर्टिकल ए मिसिंग है. दिस इज टू हेवी ए बॉक्स टू मूव. क्लियर? एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ये आर्टिकल आएगा. क्लियर? दिस इज टू ग्रेव ए सीन टू बी पार्डन. तो सीन यहाँ पे नाउन है, ग्रेव एक एडजेक्टिव है, दोनों के बीच में ए आएगा. तो ऑप्शन टू ग्रेव सीन ये वाला गलत है. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. We have not met some of our friends since 6 months. We have not met some of our friends since 6 months. अगर have आएगा मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर और सिंस दोनों यूज करते हैं. फॉर और सिंस ये इनमें से कोई हम यूज करते हैं. करेक्ट? आई हैव, हैड, ये सब जब रहता है, हैड और हैव जब रहता है परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, तब हम फॉर और सिंस यूज करते हैं. तो यहाँ फॉर कब होगा और सिंस कब होगा? यहाँ पे सिंस 6 मंथ्स है, यहाँ पे सिंस गलत है, यहाँ पे होगा फॉर 6 मंथ्स. क्लियर? फॉर 6 मंथ्स होगा. जब हम लोग कोई नंबर बोल देते हैं 6 मंथ्स, ये देखो एक नंबर है 6 मंथ्स, 6 आवर्स, 5 मंथ्स, 10 ईयर्स. क्लियर? 10 years, 5 months, 6 months, 5 hours, 5 minutes, ऐसे जब बोल देते हैं, डिफिनाइट एक टाइम ड्यूरेशन बोल देते हैं, डिफिनाइट टाइम ड्यूरेशन, तब होता है फॉर. ये आप लिख लो, अगर नहीं पता है तो लिख लो. फॉर 6 months, फॉर 2 years, फॉर 5 minutes. ठीक है? ऐसे जब होता है डेफिनाइट टाइम पीरियड बोल देते हैं, तब उसको आगे फॉर होता है. और सिंस कब होता है? जब हम लोग डेफिनाइट कुछ नहीं बोलते. जैसे since December, we have not met some of our friends since December. ठीक है? since December, December एक टाइम ड्यूरेशन नहीं है. December कोई एक मंथ को समझा रहा है, या कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं. जब टाइम ड्यूरेशन रहेगा मतलब 6 months, 5 years, 10 minutes टाइम ड्यूरेशन है, तब हम लोग फॉर यूज करेंगे. और जब टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा तब हम सिंस यूज करेंगे. सिंस December, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर. लास्ट ईयर एक क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है. दिसंबर क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है. ठीक है? उसके टाइम हम लोग सिंस यूज करेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन, The policeman asked many people, but no one was knowing how the accident happened. The policeman asked many people, but no one was knowing how the accident happened. No one was knowing, ये नहीं होता, no का knowing नहीं होता. No, seem, be, ये सब मतलब जो verb रहता है उसका मतलब आप ing यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उसका continuous tense आप यूज नहीं करते. No was knowing, no one was knowing नहीं होगा, no one had known, no one had known होगा, no one had known होगा. Clear? The policeman asked many people, but no one had known how the accident happened. किसी को नहीं मालूम था. No one was knowing नहीं होगा. I am knowing you ऐसा कभी नहीं होता. I am knowing you कभी सुना है? नहीं सुने. I know you होता है. I know you. I am knowing you नहीं होता. I am having a bike नहीं होता. I have a bike होता है. ऐसे ही no one was knowing नहीं होगा. No का seem, no, seem, be ये सब वर्ब का ing फॉर्म हम यूज नहीं करते. तो no one had known होगा यहाँ पे. तो ये वाला पार्ट में गलत है, ये एरर है. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, as it has been raining heavily since 2 hours, the children are at home. देखो मतलब एक क्वेश्चन पहले हम ये कर चुके हैं. सिंस 2 आवर्स, 2 आवर्स क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है. टाइम ड्यूरेशन के टाइम हम सिंस यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं फॉर 2 इयर्स होगा, फॉर 2 आवर्स होगा, ठीक है. तो ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. यहाँ इसमें गलती था. नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट. हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? इसमें नो एरर है. हाउ मेनी एग्स वर पुट, पुट तो पुट ही होता है. पुट मतलब उसका प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट, पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस सभी पुट होता है, ठीक है. वर पुटेड नहीं होगा. बहुत सारे मतलब कैंडिडेट, बहुत सारे स्टूडेंट पुटेड करते हैं, पुट के पास्ट टेंस, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल. पुट का पुटेड नहीं होता है. पुट का हर एक फॉर्म सेम रहता है. पुट. तो हाउ मेनी एग्स वर पुट ये करेक्ट है. इनटू द बास्केट, बाहर से पुट किया है, इसीलिए इनटू ठीक है. तो हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट ये करेक्ट है. नो एरर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, This question is quite too simple for me to answer. This question is quite too simple for me to answer. यहाँ पे देखो quite और to दोनों एक ही मीनिंग है, तो दोनों को यूज करना ठीक नहीं है. दोनों को यूज करना सुपरफ्लुअस है, ज्यादा हो गया यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा? This question is quite simple for me to answer. This question is quite simple for me to answer. Quite के बाद to नहीं लगेगा. Quite मतलब ये बहुत ही आसान समझ में आ रहा है. क्वेश्चन इज मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुझे आंसर करने के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है. तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर. क्वाइट के बाद उसके बाद फिर से टू नहीं आएगा, तो इसमें गलती था. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो. देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम for them to prepare for the show. यहाँ पे क्या बोल रहा है? उन लोगों के पास प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही कम समय थे. तो इसमें सेंस क्या आ रहा है? इसमें सेंस आ रहा है नेगेटिव. इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है आपको. नेगेटिव सेंस आ रहा है आपको मीनिंग में. तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव सेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं होगा. देयर इज वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो. एक बात याद रखना, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे लिख लो. जब हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ए लिटिल, ए फ्यू. पॉजिटिव सेंस में जब यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ए लिटिल, ए फ्यू इन पॉजिटिव सेंस. ए लिटिल, ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, मतलब कुछ है, थोड़ा कुछ है, ये सेंस में हम ए फ्यू, ए लिटिल यूज करते हैं. लेकिन लिटिल,
फ्यू, ये सब हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, इन नेगेटिव सेंस। मतलब लिटिल और फ्यू जब यूज करेंगे हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, मतलब जो है उससे काम नहीं चलेगा, ऐसा सेंस में हम लिटिल और फ्यू यूज करते हैं, ठीक है। और ए लिटिल ए फ्यू हम कब यूज करते हैं, जब हम पॉजिटिव सेंस मतलब कुछ है, जो भी है उससे काम चल जाएगा, ऐसे सेंस में हम ए लिटिल ए फ्यू यूज करते हैं। ए लिटिल कब यूज करते हैं, लिटिल, लिटिल कब यूज करते हैं, लिटिल हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू यूज करते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल मतलब लिटिल शुगर, लिटिल वाटर, ऐसे करके। और फ्यू कब होगा, फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है, फ्यू बॉल्स, ठीक है, फ्यू कॉइन्स, ऐसे। जब काउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ टाइम हम फ्यू यूज करते हैं, और जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तब हम उसके साथ लिटिल यूज करते हैं। क्लियर। तो नेगेटिव सेंस में लिटिल और फ्यू यूज होगा, और ए लिटिल ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। यहाँ पे बोल रहे हैं उन लोगों के पास प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही कम समय थे, मतलब ये नेगेटिव सेंस आ रहा है, मतलब जितना टाइम था वो इनफ नहीं था, इसीलिए यह क्या होगा, देयर इज वेरी लिटिल टाइम, ए नहीं होगा, ए पॉजिटिव सेंस ला रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस है सेंटेंस में, इसीलिए ए नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, डज शी। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग वाला कॉन्सेप्ट है। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, डज शी। यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग में क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस मतलब फर्स्ट में जो होता है वो अगर पॉजिटिव है, वो अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जान लो, अगर नहीं पता है तो नोट कर लो। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो बाद वाला जो क्वेश्चन है डज शी, ये वाला क्या होगा, जरूर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डजंट शी। आपकी बड़ी बहन बड़े शहर में रहती है, नहीं रहती क्या, ये होता है मीनिंग। तो नहीं रहती क्या मतलब डजंट शी। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, डजंट शी, ऐसे क्वेश्चन होगा। अगर पहले वाला सेंटेंस नेगेटिव होता तो बाद वाला जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव होता। जैसे योर एल्डेस्ट सिस्टर डज नॉट लिव इन ए बिग सिटी, डज शी, ऐसे। तो पहले वाला पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन वाला नेगेटिव होगा, तो डज शी ये वाला गलत है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if he wants further information send him to me, if he wants further information send him to me। इसका मीनिंग क्या है, अगर उसको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको मेरे पास भेज दो। तो उससे ज्यादा, फर्दर, यहाँ पे देखो FARTH दो स्पेलिंग होता है, दो स्पेलिंग होता है फर्दर, FARTHER, और एक होता है FURTHER। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में बने हैं। फार्दर, फार्दर मतलब दूर, फार से फार्दर, फार मतलब दूर, फार्दर मतलब उससे भी दूर, ठीक है। फार, फार्दर, फार्देस्ट, दूर, दूरी समझने के लिए डिस्टेंस, इन डिस्टेंस मीनिंग, इन डिस्टेंस, डिस्टेंस मीनिंग। और फार्दर FURTH, फार्दर मतलब और ज्यादा, ठीक है, फार्दर मतलब और ज्यादा, मतलब जो है उससे ज्यादा, क्लियर। और FARTHER फार्दर मतलब दूरी, डिस्टेंस से ज्यादा समझा रहा है। और FURTHER मतलब और ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सेंटेंस है इफ ही वांट्स, कहाँ गया, वेट, हाँ, इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे तो दूरी का कोई बात नहीं है, फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब क्या, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, FURTHER होगा। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। तो यहाँ पे फर्दर वाला पार्ट गलत है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। पहले तो बता दूं, गेल, गेल मतलब स्ट्रॉन्ग गेल, गेल मतलब स्टॉर्म,
स्टॉर्म होता है, टेम्पेस्ट होता है, ये सब सिनोनिम्स है। स्टॉर्म, गेल मतलब स्टॉर्म। क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू मतलब उसका ग्रुप, सेलर मतलब जो लोग नाव चलाते हैं, ठीक है, तो नाव चलाते हैं उन लोगों का ग्रुप को क्रू बोलते हैं, द क्रू ऑफ सेलर्स। द बैंड ऑफ रॉबर्स, ऐसे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ड, पर्टर्ड मतलब क्या है, डिस्टर्ब होना, पर्टर्ड मतलब डिस्टर्ब होना, एंक्शस होना। तो द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। द क्रू ऑफ सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स तो है लेकिन इसका क्या बोल रहा है, क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर का ग्रुप समझा रहा है, सेलर्स का ग्रुप का मीनिंग आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, द क्रू ऑफ सेलर्स, द क्रू ऑफ सेलर्स, ये एक कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, तो वर नहीं वाज होगा। द क्रू ऑफ सेलर्स, यहाँ पे अगर रहता द सेलर्स तो यहाँ पे वर होता, द सेलर्स वर नॉट पार्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल, लेकिन यहाँ पे सेलर्स नहीं है, द क्रू ऑफ सेलर्स बोला है, द क्रू ऑफ सेलर्स मतलब सेलर्स का ग्रुप। तो ग्रुप क्या है, ग्रुप एक सिंगल एंटिटी है, ग्रुप एक सिंगल एंटिटी है, द क्रू ऑफ सेलर्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, द क्रू ऑफ सेलर्स वाज नॉट पार्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आप ध्यान रखना, जो भी नहीं पता है वो आप नोट कर लो। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, इसमें गलती था। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा और कुछ बताऊंगा और एक दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा, मैं टाइप कर रहा हूं, आप बोलिए कौन से वाले पार्ट में गलती है। माई सिस्टर, my sister and myself are pleased to accept your invitation और invitation। ये एक सेंटेंस है, my sister and myself are pleased to accept your invitation और एक्सेप्ट द इनविटेशन। यहाँ पे गलती कौन से वाले पार्ट में है, एरर कौन से वाले पार्ट में है, तो बता सकता है इसमें गलती कौन से वाले पार्ट में है। इसमें गलती है फर्स्ट पार्ट में, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, माई सिस्टर एंड आई, माई सिस्टर एंड आई। एक बात हमेशा याद रखना, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सेंटेंस के पहले नहीं आ सकता, सेंटेंस के सब्जेक्ट में नहीं आ सकता। माई सेल्फ अर्णव, ये एकदम गलत है, ठीक है, आई एम अर्णव होता है ऐसे करके। तो सब्जेक्ट में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ नहीं होगा, ये सब्जेक्ट में आता है। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ ये क्या है, ये सब्जेक्ट पार्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, ये करेक्ट आंसर है। तो ये गलती था यहाँ पे, ये एरनियस पार्ट ये था करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टाइप करता हूं, माई पैलेस इज 5 times bigger than yours। इसमें एरर कौन से वाले पार्ट में है, माई पैलेस इज 5 times bigger than yours। लक्ष्य कुमार, मैं आसनसोल से हूँ, आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। तो माई पैलेस इज 5 times bigger than yours, इसमें कौन से वाले गलत है। यहाँ पे देखो, माई पैलेस इज 5 times
5 टाइम्स बोल दिया है, ठीक है, ये टाइम्स के बाद बिगर नहीं आएगा, 5 टाइम्स बोल दिया है, 5 टाइम्स बिगर कैसे होगा? ये ऐसा हो सकता था माई पैलेस इज बिगर देन योर्स, माई पैलेस इज बिगर देन योर्स, ये करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे बोल दिया 5 टाइम्स, 5 गुना, 5 गुना, 5 टाइम्स के बाद बिगर नहीं आता, क्या आता है? माई पैलेस इज 5 टाइम्स एज बिग एज योर्स। ये जान लो, ये लिख लो, अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, माई पैलेस इज एज बिग एज योर्स। जब 5 टाइम्स बोल दिया तब हम बिगर नहीं यूज करेंगे। माई पैलेस इज 5 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे माई पैलेस इज 5 टाइम्स एज बिग एज योर्स, ये वाला करेक्ट है, इज 5 टाइम्स एज बिग एज योर्स। 5 टाइम्स जब बोल देगा, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, ऐसे जब कंपैरिजन करेगा तब एज बिग एज योर्स होगा, ठीक है, और एज गुड एज योर्स ऐसे ऐसे करके फॉर्म होगा, और नहीं तो माई पैलेस इज बिगर देन योर्स, ये भी करेक्ट था, लेकिन 5 टाइम्स जब बोलते हैं उसके बाद बिगर नहीं आएगा, 5 टाइम्स एज बिग एज योर्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देखो, ही, ये लिख रहा हूं मैं, ही हैज बीन इशूड ए समन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट और इन द कोर्ट, जो भी हो, ही हैज बीन इशूड ए समन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। इसमें गलती क्या है, इसमें एरर कौन से वाले पार्ट में है? ही हैज बीन इशूड ए समन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। समन मतलब क्या होता है? समन मतलब जो कोर्ट से बुलावा आता है ना, कि कोर्ट में हजीरा देना पड़ता है, उसको हम समन बोलते हैं। यहाँ पे गलती कौन से वाले पार्ट में है? इसमें एरनियस पार्ट कौन सा है? He has been issued a summons, यहाँ पे समन्स होगा, यहाँ पे समन्स होगा, समन बोल के कुछ नहीं होता है, समन्स होता है, जो हजीरा जो बोलते हैं ना कोर्ट में जाने के लिए, उसको हम समन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन्स, SUMMONS, और ये एक सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर वर्ब है, समन्स एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, ये प्लूरल नहीं है, फिर भी इसके साथ एस यूज करते हैं। जैसे हम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक सिंगुलर वर्ड है, एथलेटिक्स, फिजिक्स, जो भी है लास्ट में एस यूज होता है, हर एक नाउन के लास्ट में एस यूज होगा तो वो प्लूरल नहीं होता। तो वैसे ही समन्स, समन्स एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे ही हैज बीन इशूड ए समन्स होगा, यहाँ पे समन्स होगा, समन नहीं होगा, समन गलत होगा, समन का कुछ फॉर्म मीनिंग नहीं होता, तो ही हैज बीन इशूड ए समन्स, ही हैज बीन इशूड ए समन्स टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। ठीक है, ये नोट कर लेना। योर्स कैसे हो सकता है? कंपैरिजन हाउस से होगा। कौन से वाला? माई पैलेस इज 5 टाइम्स एज बिग एज योर्स, ये करेक्ट है, और माई पैलेस, और ये भी होगा, माई पैलेस इज बिगर देन योर्स। हाँ, माई पैलेस इज बिगर देन योर्स। माई पैलेस इज बिगर देन योर्स, ये भी लिख सकते हैं, योर्स तब भी होगा। आपके मतलब मेरा पैलेस आपसे ज्यादा बड़ा है, ऐसा नहीं है, मेरा पैलेस आपके पैलेस से ज्यादा बड़ा है, ये मीनिंग आ रहा है। मेरा पैलेस आपके पैलेस से ज्यादा बड़ा है, मेरा घर आपके घर से ज्यादा बड़ा है, मतलब माई हाउस इज बिगर देन योर्स, आपके वाले से, इसीलिए योर्स आएगा। क्लियर? मेरा घर आपसे बड़ा है ऐसा नहीं है, मेरा घर आपके घर से बड़ा है, ये होगा मीनिंग, इसीलिए हम क्या करेंगे? योर्स यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। इसमें गलती कौन से वाले पार्ट? ये इजी है, आपको मालूम होगा, ये आप कर पाएंगे, जल्दी आंसर कीजिए। Neither of them are going to attend the meeting, इसमें गलती कौन से वाले पार्ट में है? Neither of them, either of them, neither of them, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सिंगुलर वर्ब होता है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? Neither of them is going, उनमें से कोई भी नहीं जा रहा है, neither of them is going, neither of them is going to attend the meeting,
क्लियर, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम इज, इन सब के बाद सिंगुलर वर्ब होता है, तो इसलिए नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। क्लियर, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं लिख रहा हूं, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल of the college are coming, ठीक है, और coming to our coming to attend the meeting और whatever कुछ भी हो, important नहीं है। आप बोलिए यहाँ पे कौन से वाले गलत है। The secretary and principal of the college are coming, इसमें गलती कौन से वाले पार्ट में है। The secretary and the principal are सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, the secretary and the principal of the college are coming, the secretary and principal of the college are coming। यहाँ पे गलती कौन से वाले पार्ट में है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दूं, the secretary and principal जब बोल रहा है, the secretary and principal जब बोल रहा है तो वो एक ही आदमी को समझा रहा है, वो एक ही आदमी को इंडिकेट कर रहा है। दी सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल मतलब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही आदमी है। सपोज ए, उसका नाम है आनंद, ठीक है, प्रोफेसर आनंद, तो वही है सेक्रेटरी, वही है प्रिंसिपल, मतलब आनंद जो आदमी है वही सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल है। ऐसे केस में क्या होता है, दी सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज कमिंग, क्योंकि एक ही आदमी है। सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल क्या है, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल एक ही आदमी है, तो उसके लिए क्या है, एक ही वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि आदमी एक है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज कमिंग, मतलब वो एक ही आदमी है जो कि सेक्रेटरी पोस्ट भी है, सेक्रेटरी पोस्ट में भी है, प्रिंसिपल पोस्ट में भी है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल एक ही आदमी है, इसीलिए इज कमिंग होगा। और एक कॉन्सेप्ट है, द सेक्रेटरी and the principal are coming, the secretary and the principal of the college are coming। ये एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, the principal, the secretary and the principal मतलब the secretary एक अलग आदमी है, ये आनंद है, ये प्रोफेसर आनंद है, ठीक है, और ये दी प्रिंसिपल ये मुकेश है, ठीक है, ये और एक आदमी है, तब जाके आपका क्या होगा, दी होगा, मतलब दोनों के पहले दी आएगा। सेक्रेटरी एक पोस्ट है उसके पहले दी, प्रिंसिपल एक पोस्ट है उसके पहले दी, तब होगा जब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल अलग अलग लोग होगा, अलग अलग लोग, कि सेक्रेटरी एक अलग आदमी है, कि प्रिंसिपल एक अलग आदमी है, तो इसीलिए तब जाके दोनों के पहले दी अलग से यूज होगा। दी सेक्रेटरी एंड दी प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर कमिंग, मतलब दी सेक्रेटरी एक अलग आदमी है, दी प्रिंसिपल अलग आदमी है, मतलब कितने आदमी हुए, दो आदमी हुए, इसीलिए आर प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसीलिए आर प्लूरल वर्ब यूज होगा। दी सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर कमिंग, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने एसएससी में देखा है ऐसे क्वेश्चन बनने में कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक साथ कर दिया, किसी के पहले दी नहीं आया, किसी के बाद दी आया है, उसके बाद इज और आर, ये सब में गलती ये लोग मतलब एरर करेक्शन में बहुत बार दे चुके हैं, तो ये सब ध्यान रखना, थोड़ा नोट कर लेना अगर नहीं पता है। तो क्लास आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ornammuzummil468@gmail.com में पूछ सकते हैं। और मेरे बाकी वीडियोस मैथ्स का जो लेक्चर है, दोनों लेक्चर अपलोड किया है नंबर सिस्टम का, वो भी आपको मिल जाएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वीडियोस में जाना, आपको वहां पे मिल जाएगा। और इसके बाद और ऐसे ही इंग्लिश और मैथ्स के क्लास चलते रहेंगे सितंबर मंथ में। अगर अच्छा लगे तो फीडबैक देना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और शेयर करना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब तो करना ही, ठीक है।